नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान का। 12th साइंस की रसायन विज्ञान के हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। 5 चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। यानी अपन कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स और चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या बताया मैंने? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी हम इसे कह सकते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो 6 नंबर का चैप्टर हमारा। मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स का ये चैप्टर है, यानी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इस चैप्टर को लेकर स्टूडेंट में एक भय होता है कि यह चैप्टर थ्योरी का चैप्टर है, अपन कह सकते हैं कि ये याद नहीं होता है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस पर, आसानी से एकदम सरल भाषा में पढ़ेंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके मन में जो भय है कि ये चैप्टर थ्योरी का चैप्टर है, थोड़ा हार्ड है, इसमें सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के प्रक्रम हैं, याद नहीं होते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम इसको एकदम सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और कॉन्सेप्ट बेस पर हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बस आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैप्टर के प्रत्येक वीडियो को आप क्रम से देखेंगे। ऐसे नहीं कि वीडियो फर्स्ट देख लिया फिर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा देख लिया, तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कंटिन्यू नहीं, आपको यानी लगातार आपको वीडियो नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर सेकंड, और हाँ ये भी नहीं जैसे आप वीडियो नंबर फर्स्ट देख रहे हो, उसको आप ना थोड़ा सा देखा और फिर इसको स्क्रॉल कर दिया, उस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक लगातार देखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस 6 नंबर वाले चैप्टर को हम एकदम सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। देखो आज इस पार्ट फर्स्ट में हम सामान्य परिचय करेंगे। अपन यूँ कह सकते हैं कि इस वीडियो में हमारा परिचय होगा कि तत्व किस रूप में पाए जाते हैं पृथ्वी पर, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, इन सब बातों का हम इस पार्ट नंबर फर्स्ट में या वीडियो नंबर फर्स्ट में करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर कुछ तत्वों को छोड़कर अन्य तत्व, या अपन कह सकते हैं कि कुछ तत्वों को छोड़कर अधिकांश तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ तत्वों जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कार्बन, सल्फर इत्यादि को छोड़कर, या अपन कह सकते हैं उत्कृष्ट गैसें, सल्फर, उत्कृष्ट गैसें इत्यादि को छोड़कर
ध्यान से समझना आप, इत्यादि को छोड़कर अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। देखो क्या बताया हमने, पहला पॉइंट हमने क्या लिया, हमने कहा कि पृथ्वी पर कुछ तत्वों जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कार्बन, सल्फर उत्कृष्ट गैसें जिन्हें हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं, इत्यादि को छोड़कर अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कुछ तत्वों को छोड़कर अधिकांश तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश तत्वों की धात्विक प्रकृति होती है। अधिकांश तत्वों की धात्विक प्रकृति होती है। धात्विक प्रकृति होती है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश तत्वों की धात्विक प्रकृति होती है। यानी अधिकांश तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर तत्वों का स्रोत क्या है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि भूप्रपट्टी इन तत्वों का मुख्य स्रोत है। यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे हम बोलते हैं भूप्रपट्टी या अर्थ क्रस्ट। यानी अपन कह सकते हैं कि भूप्रपट्टी, क्या कहेंगे, भूप्रपट्टी को हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट। भूप्रपट्टी इन तत्वों का मुख्य स्रोत है। भूप्रपट्टी इन तत्वों का मुख्य स्रोत है। यानी सीधी सी बात यह है कि भूप्रपट्टी के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम तत्व पाया जाता है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम उपस्थित होता है। याद रखोगे आप, एल्यूमिनियम उपस्थित होता है। देखो, बार के हिसाब से हम इसकी प्रतिशत मात्रा देखें तो वो होती है 8.3%। याद रखोगे, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम उपस्थित होता है। इसके बाद बात करिए अपन कि एल्यूमिनियम के बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो वो आता है लोहा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके बाद सर्वाधिक मात्रा में लोहा, जिसे आयरन कहते हैं, लोहा उपस्थित होता है। लोहा उपस्थित होता है। और अगर इस लोहे की हम भार के हिसाब से प्रतिशत मात्रा देखें तो होती है
5.1%। सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम, इसके बाद में लोहा, और अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो इसके बाद में आता है कैल्शियम। तो हम कह सकते हैं इसके बाद कैल्शियम उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। और कैल्शियम की अगर हम बार के हिसाब से प्रतिशतता की बात करें तो होती है 3.6%। 3.6%। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा पृथ्वी पर कुछ तत्वों जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कार्बन, सल्फर, उत्कृष्ट गैसें इत्यादि को छोड़कर अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश तत्वों की धात्विक प्रकृति होती है और इन तत्वों का मुख्य स्रोत भूप्रपट्टी होती है, यानी अर्थ क्रस्ट। तो हमने कहा कि भूप्रपट्टी इन तत्वों का मुख्य स्रोत है। फिर हमने कहा कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम उपस्थित होता है 8.3%। फिर हमने कहा कि इसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में लोहा उपस्थित होता है यानी 5.1% में, और इसके बाद में कैल्शियम यानी 3.6%। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ तत्वों से मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है। और तत्व 3 प्रकार के होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। यानी अपन कह सकते हैं धातु, अधातु और उपधातु। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या ले रहे हैं, तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में 3 पार्ट्स, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन से बताए मैंने, फर्स्ट धातु, यानी इन्हें हम कहते हैं मेटल्स। सेकंड अधातु, जिन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। और थर्ड बात करें तो उपधातु, और इन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड। क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स। कोई दिक्कत नहीं है। तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अब देखो, अब हम धातु, अधातु और उपधातुओं के सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं। सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं कि धातु के क्या गुण होते हैं, अधातु के क्या गुण होते हैं और उपधातु के क्या गुण होते हैं। तो अब हम धातु, अधातु और उपधातु के सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं। लगातार आप बने रहिए, इंटरेस्ट आने वाला है आपको। इस चैप्टर को पढ़ने में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एकदम सरल सटीक लैंग्वेज में इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। देखो, हम धातु, अधातु और उपधातु के
सामान्य गुणों की चर्चा करेंगे। देखो पहले बात करता हूं मैं धातु की। और धातु को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं या मेटल्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहते हैं हम धातु के बारे में कि ये ठोस होते हैं। धातु तत्व क्या होते हैं? ठोस। तो हम कह सकते हैं ये ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। देखो यहां पर आपको एक अपवाद है, उसको ध्यान में रखना होगा। अपवाद क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं। देखो अपवाद कैसे है कि मरकरी एक धातु तत्व होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर शेष सभी धातुएं ठोस होती हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि शेष धातु तत्व ठोस होते हैं। ये पहला गुण हो गया धातु तत्वों का। दूसरे गुण की बात करें अपन तो कहेंगे ये कठोर होते हैं, यानी धातु कठोर होती हैं, कठोर होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले गुण की बात करें, ये आघात वर्धनीय। क्या कहेंगे? आघात वर्धनीय। ध्यान से समझना, धातु में क्या होती हैं? आघात वर्धनीय, कोमा तन्य। ये आघात वर्धनीय, तन्य। विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। देखो आघात वर्धनीय यानी आघात करने पे फैल जाती हैं। तन्य, इसको खींचकर बढ़ाया जा सकता है या इसको खींचकर तार बना सकते हैं। और विद्युत व उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। इसके अलावा धातुओं का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है वो क्या होता है? अरे धातुएं चमकदार होती हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये चमकदार होती हैं, यानी इनमें चमक पाई जाती है, चमकदार होती हैं। अब देखो पृथ्वी पर ज्ञात तत्वों की अगर हम बात करें तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ज्ञात तत्वों में लगभग 80% यानी 80% धातुएं होती हैं। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं पृथ्वी पर ज्ञात तत्वों में, पृथ्वी पर ज्ञात तत्वों में लगभग 80% धातु होती हैं। लगभग 80% धातु होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोना गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक इत्यादि, ये सारी धातुओं के एग्जाम्पल हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, जिंक इत्यादि। तो ये हमने धातुओं के सामान्य गुण देख लिए। क्या कहा हमने? ये ठोस होते हैं,
अपवाद बताया मैंने मरकरी। मरकरी एक धातु तत्व होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इस अपवाद को भी आप ध्यान में रखोगे। फिर हमने कहा कि ये कठोर होती हैं, आघात वर्धनी होती हैं, तन्य होती हैं, विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं, और ये चमकदार होती हैं, यानी धातुओं में चमक पाई जाती है। पृथ्वी पर ज्ञात तत्वों में लगभग 80% धातु होती हैं। एग्जाम्पल ले लिए हमने कुछ धातुओं के, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, जिंक इत्यादि धातुएं। अब हम बात करते हैं अधातु की। अधातु देखो, इन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल या नॉन मेटल्स। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये भंगुर होते हैं। पहला गुण है अधातुओं का, क्या कहेंगे, ये भंगुर प्रकृति की होती हैं, भंगुर प्रकृति की होती हैं। देखो भंगुर प्रकृति क्या होती है, पहले इसको समझो आप। यानी इन पर अगर चोट की जाए तो चोट करने पर ये टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, इसे बोलते हैं भंगुर प्रकृति। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। क्या कह सकते हैं, ये विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, ये चमकहीन होती हैं, चमकहीन, यानी इनमें कोई चमक नहीं पाई जाती है, ये चमकहीन होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस इत्यादि, फॉस्फोरस इत्यादि। देखो ये हमने कुछ अधातुओं के एग्जाम्पल लिए, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस इत्यादि, ये सभी अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। तो हमने अधातु के गुण क्या देखे, ये भंगुर प्रकृति की होती हैं, ये विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं, ये चमकहीन होती हैं। तो ये अधातुओं के कुछ सामान्य गुण हैं। अब हम बात करते हैं उपधातु की। उपधातु यानी मेटेलोइड, मेटेलोइड। देखो यानी उपधातु तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं इनमें धातु व अधातु, धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उपधातु के एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं बोरोन, सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम।
बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, बिस्मथ, ये सभी उपधातुओं के एग्जाम्पल हैं। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, बिस्मथ। यानी हम कह सकते हैं कि उपधातुओं में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये हमने तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया, धातु, अधातु और उपधातु, और तीनों के हमने सामान्य गुण धर्मों की चर्चा की। अब देखो हमारा जो चैप्टर है वो बेस रहेगा धातु पर, क्योंकि हम इस चैप्टर में धातु तत्वों के निष्कर्षण का अध्ययन करेंगे। तो अब हम धातुओं की चर्चा करते हैं, यानी अब हम डायरेक्ट धातुओं पर आते हैं, यानी धातुओं की जो उपलब्धता है वो किस प्रकार होती है। तो अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, धातुओं की उपलब्धता। धातुओं की उपलब्धता यानी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की उपलब्धता, हमने तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया, तीनों के हमने सामान्य गुण धर्मों की चर्चा कर ली। अब हम धातु की चर्चा करते हैं कि धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, धातुओं की उपलब्धता, यानी प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता। प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता, यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे अबंडेंस, क्या कहेंगे, अबंडेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, यानी प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता। देखो प्रकृति में जो धातुएं हैं वे 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रकृति में धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। देखो 2 अवस्थाएं कौन सी हैं, पहली होगी मुक्त अवस्था और दूसरी होगी संयुक्त अवस्था, यानी पहली फ्री स्टेट और दूसरी कंबाइंड स्टेट। पहले बात करेंगे हम मुक्त अवस्था की। मुक्त अवस्था यानी हम कह सकते हैं फ्री स्टेट, फ्री स्टेट। देखो हम क्या कहेंगे कि वे धातु जो कम क्रियाशील होती हैं वे मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, बहुत कम क्रियाशील होती हैं। अब देखो कम क्रियाशील है, इसका मतलब ये वातावरण में उपस्थित वायु, नमी, ऑक्सीजन, जलवाष्प, CO2 इसके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यानी अपन कह सकते हैं ये वायु, नमी, ऑक्सीजन
वायु, नमी, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इत्यादि के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इत्यादि के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और इस प्रकार की धातुओं के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं गोल्ड और प्लेटिनम, Au, Pt इत्यादि। ये धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। ये वायु, नमी, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरी अपन चर्चा करें तो दूसरी अवस्था है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था यानी हम इसे कह सकते हैं कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, देखो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं क्रियाशील होने के कारण वायु, नमी, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि के साथ क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करती हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यानी हम क्या बोलेंगे, अधिकांश धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। देखो क्रियाशील है तो जाहिर सी बात है ये वायु, नमी, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि के साथ अभिक्रिया कर ये यौगिकों का निर्माण करती हैं। यानी अपन कह सकते हैं ये वायु, नमी, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि के साथ अभिक्रिया कर, या तो ऐसे कह सकते हैं अभिक्रिया कर, या ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीकरत या अपचयित। ऑक्सीकरत या अपचयित होकर, समझना बात को, क्या कहा मैंने, अभिक्रिया कर यानी या तो ऑक्सीकृत हो जाएंगी या अपचयित हो जाएंगी। तो अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत या अपचयित होकर यौगिकों का निर्माण करती हैं। यौगिकों का निर्माण करती हैं। यौगिकों का निर्माण करती हैं। तो क्या कहा हमने कि अधिकांश धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये वायु, नमी, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि के साथ अभिक्रिया कर, या अपन कह सकते हैं इत्यादि के साथ ऑक्सीकृत या अपचयित होकर यौगिकों का निर्माण करती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अधिकांश धातुएं, यानी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, SN, PB यानी इत्यादि लगभग धातुएं क्या होती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये हमने प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता देख ली, अबंडेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर। हमने कहा कि प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं, पहली
मुक्त अवस्था, दूसरी संयुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। मुक्त में हमने क्या कहा कि ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, ये वायु, नमी, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। एग्जाम्पल लिया हमने Au व प्लेटिनम का। संयुक्त अवस्था में हमने क्या कहा कि अधिकांश धातुएं क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी ये धातुएं वायु, नमी, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि के साथ अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण करती हैं और इसीलिए ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में हमने कुछ धातुओं के एग्जाम्पल लिखे हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, टिन और लेड। यानी अपन कह सकते हैं कि लगभग धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये हमने प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता देख ली। अब देखो, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की नई हेडिंग। अब हम बात करेंगे खनिज की। देखो, पहले हम बात करते हैं खनिज किसे कहते हैं। देखो, हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। भाई, तत्वों के रूप में हम धातुओं का क्या करेंगे, निष्कर्षण इस चैप्टर में। तो निष्कर्षण किस से करते हैं। तो अब बात आती है खनिज की कि खनिज किसे कहते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है खनिज और अयस्क। हमने प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता का अध्ययन कर लिया है कि धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। अब हमारी हेडिंग आएगी खनिज यानी मिनरल्स। इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई, मिनरल्स। स्टार लगा लेना। देखो, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अभी हमने कहा है कि धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली संयुक्त अवस्था में, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं में कुछ अन्य धातुओं के यौगिक कंकर, पत्थर, रेत इत्यादि अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, वे खनिज कहलाते हैं। देखो, हम खनिज को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, समझना आप ध्यान से। हम कहेंगे प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं में कुछ अन्य धातुओं के यौगिक मिश्रित हो या उपस्थित हो, मिश्रित हो तथा रेत यानी मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, रेत, कंकड़, पत्थर इत्यादि की अशुद्धियां उपस्थित हो खनिज कहलाते हैं।
खनिज कहलाते हैं। देखो समझना, हमें यह तो पता है कि संयुक्त धातुएं होंगी, संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, उनमें किसी अन्य धातु की अशुद्धि होगी, अन्य धातु के यौगिकों की। इसके साथ साथ रेत, कंकड़, पत्थर इत्यादि की अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो उसे हम खनिज कहते हैं। तो ये कहा हमने कि प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं में कुछ अन्य धातुओं के यौगिक मिश्रित हों, यानी मिले हुए हों, विद्यमान हो, तथा रेत, कंकड़, पत्थर इत्यादि की अशुद्धियां उपस्थित हो, खनिज कहलाते हैं। अब देखो, ये तो हुई खनिज की परिभाषा। अब खनिज हमें जहां से प्राप्त होते हैं उससे हम खान कहते हैं। क्या कहते हैं? खान। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे खनिज जिस स्थान पर मिलते हैं, जिस स्थान पर मिलते हैं या पाए जाते हैं, एक ही बात है, जिस स्थान पर मिलते हैं उसे खान कहते हैं, माइन, उसे खान कहते हैं। अब देखो, खान से खनिज प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे खान से खनिज, खान से खनिज प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन यानी इसे बोलते हैं माइनिंग, खनन कहलाती है, खनन कहलाती है। तो ये लो, ये हमने खनिज को परिभाषित कर दिया। वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं में कुछ अन्य धातुओं के यौगिक मिश्रित हो तथा रेत, कंकड़, पत्थर इत्यादि की अशुद्धियां उपस्थित हो, वे खनिज कहलाते हैं। और खनिज जिस स्थान पर मिलते हैं या पाए जाते हैं उसे हम खान कहते हैं, यानी माइन कहते हैं। और खान से खनिज प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन कहलाती है, यानी माइनिंग कहलाती है। ये तो बात हुई खनिज की। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है अयस्क। अयस्क यानी ओरी, ORE, इसे हम अंग्रेजी में ओरे कहते हैं। देखो, अयस्क कोई नई चीज नहीं है, अयस्क खनिज ही होते हैं। लेकिन वे खनिज, समझना, वे खनिज जिनसे कम लागत व आसानी से सुविधापूर्वक धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। देखो समझना, पहले हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? वे खनिज जिनसे कम लागत, यानी खर्चा कम आना चाहिए, बात सीधी सी है, कम लागत व आसानी से सुविधापूर्वक, यानी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वे खनिज जिनसे कम लागत व आसानी से सुविधापूर्वक विभिन्न धातुओं का, क्या कहेंगे? विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, किया जा सकता है।
अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया कि वे खनिज जिनसे कम लागत यानी खर्चा कम आना चाहिए वह आसानी से सुविधापूर्वक विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। अब देखो आप खनिज और अयस्क को एग्जाम्पल से समझना। आप, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो मैं एल्यूमिनियम धातु के कुछ अयस्क ले रहा हूं, या अपन कह सकते हैं एल्यूमिनियम धातु के मैं खनिज ले रहा हूं, हम खनिज कह सकते हैं। देखो मैं कुछ खनिज ले रहा हूं, देखो समझना आप। एक तो मैं ले लूं Al2O3.2H2O, इसका नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। एक ले रहा हूं मैं Al2O3.H2O, इसका नाम है डाइस्पोर। और एक ले रहा हूं मैं Al2O3, इसे बोलते हैं कोरंडम। देखो समझना, तीनों खनिज हैं। क्यों? क्योंकि तीनों को खनन की प्रक्रिया के द्वारा खान से प्राप्त किया गया है। बॉक्साइट, डाइस्पोर और कोरंडम। अब देखो, अब यदि हमें एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण करना है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण, ध्यान से समझना। देखो तो इन तीनों खनिजों में से इस बॉक्साइट खनिज से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण आसानी से कम लागत पर हो जाता है। और यही कहा है हमने कि वे खनिज जिनसे कम लागत व आसानी से सुविधापूर्वक विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो बॉक्साइट खनिज है, अब ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? अयस्क। क्या कहलाएगा? अयस्क। देखो ऐसी बात नहीं है कि हम इनसे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं इनसे भी, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और सुविधापूर्वक भी नहीं रहता है। लेकिन इस बॉक्साइट खनिज से हम एल्यूमिनियम धातु का आसानी से कम लागत पर निष्कर्षण कर सकते हैं। तो इसका मतलब खनिज तो तीनों ही थे, लेकिन अयस्क एक ही है। अयस्क एक ही है। तो अब देखो, अब हम खनिज और अयस्क के बारे में एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या है? हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि ये खनिज थे। अयस्क तो हमने इसी को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस खनिज से सरलता से कम लागत पर आसानी से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो इसका मतलब सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान में रखोगे। देखो हम स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं यहां पे। देखो स्टेटमेंट को मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं। हम क्या कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं।
इस बात को आप स्टार लगा के लिख लेना। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि सारे अयस्क खानों से प्राप्त होते हैं और उनमें रेत, कंकड़, पत्थर, अन्य धातुओं के यौगिकों की क्या होती है, अशुद्धियां उपस्थित होती है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। यानी हम सभी खनिजों से कम लागत व सुविधापूर्वक आसानी से धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको खनिज व अयस्क दोनों के बारे में डिटेल से बता दिया है। खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। अब देखो हम बात करें कि प्रकृति में जो धातुएं होती हैं वे अलग अलग अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रकृति में पाई जाने वाली धातुएं सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सिलिकेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट इत्यादि अयस्कों के रूप में क्या कहेंगे, इत्यादि अयस्कों के रूप में उपस्थित होती हैं। इत्यादि अयस्कों के रूप में उपस्थित होती हैं। क्या कहा हमने कि प्रकृति में पाई जाने वाली धातुएं सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सिलिकेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट इत्यादि अयस्कों के रूप में उपस्थित होती हैं। अभी देखो हम कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क देखेंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है Al2O3, उसकी बात करते हैं हम। उसमें क्रोमियम और कोबाल्ट की अशुद्धि पाई जाती है। और उस एल्यूमिनियम के अयस्क से विभिन्न रत्न प्राप्त होते हैं। क्या कहेंगे, विभिन्न रत्न प्राप्त होते हैं। देखते हैं कि किस अशुद्धि से कौन सा रत्न प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि स्टार लगा के लिखना आप इसको, Al2O3 में क्रोमियम व कोबाल्ट की अशुद्धि, कोबाल्ट है Al2O3 में क्रोमियम व कोबाल्ट की अशुद्धि पाए जाने पर निम्न रत्न प्राप्त होते हैं। देखो नाम सुना होगा आपने, रत्न, हीरा, पन्ना, जवाहरात, माणिक, तो रत्न प्राप्त होते हैं। दो रत्न हैं, इनको आप ध्यान में रखोगे। पहला तो है रूबी, और इसे बोलते हैं माणिक्य। क्या बोलते हैं, माणिक्य। और किससे प्राप्त होता है ये हम कह सकते हैं Al2O
O3 में क्रोमियम की अशुद्धि मिलने पर या पाए जाने पर, अशुद्धि पाए जाने पर। और दूसरा रत्न है उसका नाम है ब्लू सफायर। क्या कहेंगे? ब्लू सफायर। इस नाम को आप ध्यान में रखोगे, ब्लू सफायर। इसको नीलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम। और ये प्राप्त होता है Al2O3 में कोबाल्ट की अशुद्धि पाए जाने पर। अशुद्धि पाए जाने पर। देखो बात सीधी सी ये है कि Al2O3 में यदि क्रोमियम की अशुद्धि है तो हमें रूबी रत्न प्राप्त होगा, जिसे हम माणिक्य भी कहते हैं। और यदि Al2O3 में कोबाल्ट की अशुद्धि है तो हमें ब्लू सफायर रत्न प्राप्त होगा, यानी इसे नीलम भी कहते हैं। अब देखो, अब हम कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्कों की चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्कों की। ये देखो, हमने कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क लिए। पहले कॉपर के अयस्क देखो, कॉपर पाइराइट या कॉपर पाइराइटीज भी इसको कहते हैं। कॉपर पाइराइटीज, कॉपर पाइराइटीज। क्या होता है सूत्र? CuFeS2। कॉपर का दूसरा अयस्क लिया है क्यूपराइट, जिसे हम रूबी कॉपर भी कहते हैं, Cu2O। कॉपर का तीसरा अयस्क कॉपर ग्लांस, Cu2S। मेलाकाइट CuCO3.CuOH की होल ट्वाइस। ये कॉपर के अयस्क हैं। लोहे के अयस्क की बात करें तो पहला लिया है मैंने आयरन पाइराइटीज FeS2, सेकंड हेमेटाइट Fe2O3, थर्ड मैग्नेटाइट Fe3O4, फोर सिडेराइट FeCO3, 5 लिमोनाइट। इस लिमोनाइट को भूरा हेमेटाइट भी कहते हैं और सूत्र होता है 2Fe2O3.3H2O। एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट Al2O3.2H2O, फेल्सपार KAlSi3O8, डाइस्पोर Al2O3.H2O। देखो बॉक्साइट में तो Al2O3.2H2 है, डाइस्पोर में Al2O3.1H2 है। क्रायोलाइट Na3AlF6, केओलिनाइट Al2O3.2SiO2.2H2, अभ्रक K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O और कोरंडम केवल Al2O3। जिंक के अयस्क जिंक ब्लेंड, जिसको स्फेलेराइट भी कहते हैं, सूत्र होता है ZnS। जिंकाइट ZnO, विलेमाइट Zn2SiO4 और कैलामाइन ZnCO3, फ्रैंकलिनाइट ZnFe3O4। देखो मैंने जो रेड पेन से स्टार लगाया है, इसका मतलब ये है कि कॉपर के धातु क्रम में हम जब कॉपर का निष्कर्षण करेंगे तो हम यहाँ पे कॉपर पाइराइटीज या क्यूपराइट अयस्क काम में लेंगे। इसी प्रकार हेमेटाइट, लोहे के धातु क्रम में हेमेटाइट काम में लिया जाता है, यानी लोहे के धातु निष्कर्षण में हम हेमेटाइट से लोहे की धातु प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का अगर हमें निष्कर्षण करना है तो बॉक्साइट अयस्क, और जिंक की बात करें तो जिंकाइट। अब देखो आपको 2 बार इनको लिखना है, बस आपको अभ्यास करना है। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के हमने अयस्क लिए, तो इस क्लास में हमने सामान्य परिचय किया है। धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, और प्रमुख धातुओं के हमने अयस्क देखें। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे धातु निष्कर्षण, कि धातु निष्कर्षण किसे कहते हैं या धातु क्रम किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से चरण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।